तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 1 के बारे में कि ऑल इंडिया रैंक 11। अब क्या करें यार, ऑल इंडिया रैंक 1 ज़्यादा ही फेमस कर दिया तुम लोगों ने। ढेरों कोचिंग को तुमने देखा है कि क्लेम करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 दिव्यांशु की फ़ोटो लगाते हुए, इंक्लूडिंग वेदांतु भी। और चूंकि मैं वेदांतु से हूँ तो मैं पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर दूंगा कि वेदांतु ने इसे क्लेम क्यों किया। और मैं इस वीडियो में पूरा मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ तुमको कि क्लेम आखिर इंस्टीट्यूट कैसे किसी स्टूडेंट की रैंक को क्लेम कैसे करते हैं और क्या क्या सही होता है, क्या क्या गलत होता है। बट वैसे तुम बहुत परेशान रहे होगे देख करके कि यार एक एक स्टूडेंट की फोटो चार चार कोचिंग को बैलेंस कैसे किया होगा। यार यहाँ एक कोचिंग बैलेंस नहीं होती और 4 कोचिंग, 5 कोचिंग, 6, 7, 8। कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा कि सर 8 कोचिंग वालों ने फोटो छापी उसकी। तो पहले बात करते हैं वेदांतु की, जहाँ पर कि कभी भी रिजल्ट हम अगर एथिक्स हमारे ये बताते हैं कि कभी भी स्टूडेंट अगर एनरोल नहीं होगा तो उसके रिजल्ट को क्लेम नहीं कर सकते। अब एग्जैक्टली दिव्यांशु विकास सोंधी सर का 2 साल स्टूडेंट रहा है और उसने विकास सोंधी सर के थ्रू सारे अपने वेदांतु के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ किया। तो दैट इज़ वाई कि वो क्लेम था वेदांतु का। दूसरे इंस्टीट्यूट का अपने को नहीं पता, क्योंकि हम नहीं जानते कि दिव्यांशु किस तरह से एसोसिएटेड था। कुछ जगह पर पता है कि जैसे एलन का क्लेम है कि वो 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट था, या फिर कुछ और भी क्लेम्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के। हमें उस पर नहीं जाना। इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम ये समझें कि आखिर इंस्टीट्यूट कोचिंग किस तरह से क्लेम करता है स्टूडेंट की रैंक को। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगा रितिका की, जिसका ये चैनल है ITBCSE रितिका दीदी, गूगल वाली दीदी, तुम्हें पता ही होगा। तो पहले भी शायद शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाई है ऐसी कि जब मैं बंसल से था तो रितिका बंसल में आई थी, और 11th से जब 12th में मैं जब लक्ष्य में गया बंसल से तो रितिका भी साथ साथ लक्ष्य में चली गई। बट 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रितिका के रिजल्ट को क्लेम किया था, बंसल, लक्ष्य और फिटजी। बंसल और लक्ष्य तो समझ में आता है 11th और 12th की वजह से, बट फिटजी क्यों, तो वो 8s की वजह से, AITS की वजह से। ऐसी कुछ कहानी तुम प्रीवियस ईयर्स में भी देख चुके हो। शोएब आफ्ताब की के ढेरों इंस्टीट्यूट ने उसके रिजल्ट को दिखाया था। मृदुल अग्रवाल की ऑल इंडिया रैंक 1, इवन एलन और फिटजी दोनों ने दिखाया था। ये कैसे हो सकता है, फर्स्ट रैंक तक के साथ ऐसा होता है। तो लेट अस फर्स्ट एनालाइज कि आखिर इंस्टीट्यूट क्लेम कैसे करते हैं रिजल्ट को। अब इसमें 2 तरीके होते हैं यार, एथिकली और अनएथिकली। अनएथिकली मतलब जिसमें कि बात आती है पैसे की, पैसे दे करके रिजल्ट को खरीदना, बट हम उस पर जाएंगे ही नहीं, हम इधर रहेंगे। एथिकली किस तरह से रिजल्ट दिखाया जाता है। तो चाहे वो फिटजी हो, एलन हो, बंसल हो, वेदांतो, PW हो, अनअकैडमी हो, सबके साथ एक कॉमन चीज़ है, लीगली एथिकली कैसे दिखा सकते हैं रिजल्ट। तो अगर किसी स्टूडेंट ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लिया हो तब, या AITS लिया, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, या फिर जैसे फिटजी का अपना कोई पर्टिकुलर अच्छी रैंक के लिए पैकेज होता है, GMP या ग्रैंड मास्टर्स पैकेज या रैंकर्स टेस्ट पेपर फाइल, रैंक बूस्टर होता है रेजोनेंस का, AITS कहीं का भी हो, तत्व होता है वेदांतों का। अगर इनमें से किसी को भी स्टूडेंट ने एनरोल करके लिया होगा तो लीगली क्लेम किया जाता है रिजल्ट को। एंड अदर दैन ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुमको, अदर दैन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म क्लासरूम प्रोग्राम्स। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लासरूम प्रोग्राम में जो शॉर्ट टर्म है उसमें आप इंटेंसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कह सकते हो फिटजी का, जो काइंड ऑफ जैसे एक लव्य बैच होता है वेदांतों का 4 महीने 6 महीने के लिए, जो फ्री होता है JEE एडवांस के लिए, जहाँ पर कि हम अच्छे से घिसाई कराते हैं स्टूडेंट्स की। तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट एनरोल्ड है तो ऑब्वियसली वो भी वेदांतु का रिजल्ट होगा। वैसे ICP फिटजी का रिजल्ट होगा, जो मृदुल अग्रवाल का रिजल्ट दिखाया था फिटजी ने। खैर यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, मैंने जो रितिका से सुना था और भी स्टूडेंट से सुना है कि एलन हो या इसी तरह से और भी दूसरे बड़े कोचिंग उसमें सभी इंक्लूडेड हैं। अक्सर जब आप इनके मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, या फिर जब आप इनके कोई ओपन टेस्ट देते हो, या फिर इवन कि आप किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर भी वो फॉर्म में लिखवा लेते हैं कि आपका ये रजिस्ट्रेशन आपके रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है लीगली। आप समझो इस बात को, क्या मीनिंग है इसका। देखो, आप तो यही कहोगे ना कि दिस इज़ नॉट फेयर, और सिर्फ एक फॉर्म भरा मैंने स्कॉलरशिप का या ओपन टेस्ट का या किसी भी तरह की दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझको उस कोचिंग के बारे में लेनी थी, और इन्होंने तो मेरा रिज़ल्ट ही यूज़ कर लिया। तो आप जो बात बोल रहे हो मैं एग्री करता हूँ उससे कि आपको थोड़ा बुरा लगा होगा, बट कोचिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। उनका कहना है कि वी टुक योर एग्रीमेंट। तो मैंने तो तुम्हारा एग्रीमेंट और साइन लिया था जब आप मेरी सर्विस लेने वाले थे। अपनी चॉइस से आप आए थे मेरे पास सर्विस लेने के लिए, चाहे वो स्कॉलरशिप था या ओपन टेस्ट था। ये ठीक ऐसा है ना, इस चीज़ को मैच करो। एक बार बुक्स के बारे में सोचो, आप HC वर्मा पढ़ते हो, रुडोल्फ पढ़ते हो, MS चौहान, NOS या सिंगेज की बुक्स बनाते हो। क्या जब आप पास कर जाते हो JEE तो क्या आप इन बुक्स का क्रेडिट नहीं देते हो?
इन बुक्स को क्रेडिट नहीं देते हो, देते हो। आप अपने जूनियर्स को बताते हो, दूसरे लोगों को बताते हो कि मैंने ये बुक पढ़ी थी और बहुत फ़ायदा की थी। आप इनडायरेक्टली बुक्स को क्रेडिट देते हो, है ना। बुक्स का अपना, मैं यहाँ पर बोलूँगा बिजनेस मॉडल, और आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट मैं बता दूँ, आप कहीं ना कहीं बुक्स के बिजनेस को सपोर्ट करते हो, है ना। इसे शांत मन से सुनना, समझदारी से। मैं 2 तरह के बिजनेस मॉडल की बातचीत करूँगा। एक बिजनेस मॉडल डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। इन सब समझ पाओगे, क्योंकि हम कोचिंग पे ये लेबल लगाते हैं ना कि कोचिंग को तो बस पैसा ही पैसा होगा, रिजल्ट चाहिए, पैसा ही पैसा होगा। पर उसे समझो अगर कायदे से, तो देखो चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बुक्स जो है ना, हमें लगता है कि बिजनेस नहीं है, और कोचिंग हमें लगता है कि बिजनेस है, बट रियलिटी में बुक्स वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस करती है। अच्छी बुक, अच्छा कंटेंट एक दिन में पॉपुलर नहीं होता, एंड आप बुक को ना रियलिटी में एक बिजनेस दे रहे हो जो वर्ड ऑफ माउथ से बनता है। और चूंकि आपको ये फील होता है ना कि उन्होंने आपका यूज़ नहीं किया, आपको ऐसा फील होता है। वैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोल दूँ कि ये जो कुछ भी डिस्कशन में कर रहा हूँ, तो जिनका रिजल्ट बनता है वो इन सब डिस्कशंस को नहीं करते, या जो भी मेहनती लोग होते हैं वो ये सब नहीं सोचते कि किसका रिजल्ट किस कोचिंग ने खरीदा, बेचा है। इन सब से कोई मतलब नहीं होता उनको। रियलिटी में इस पूरी वीडियो के थ्रू मैं समझाना भी तुमको यही चाहता हूँ कि यार इन सब बातों पे मत जाओ। देखो, एक स्टूडेंट कई सारे रिसोर्सेज यूज़ करता है, और बड़ी कोचिंग्स, नाम वाली कोचिंग ना हमेशा एथिकल ही काम करती हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। छोटी कोचिंग मैं खुद जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जहाँ पर के रिजल्ट खरीद करके लगाते हैं बिजनेस के लिए। आई एग्री, ये करप्शन है, बट दैट डजंट मीन कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चीज़ें लीगल ही करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक भी उनके पास कोई लीगल नोटिस आ जाए। तो कमिंग बैक, भाई वर्ड ऑफ माउथ वो आप बुक्स के लिए देते हो, है ना, और आप फील करते हो कि हाँ यार उनकी वजह से चीज़ें मेरी अच्छी हुई है। अब थोड़ी देर के लिए ना आपको मैं ऑफलाइन की एक कहानी सुना रहा हूँ। तो बहुत पहले की बात है, जब मेरा अपने 8, 9, 10 वाला टाइम था, तो मैंने भी कई बार स्टोरीज़ देखी थी AR 1 वगैरह की। तो 1-2 स्टोरीज़ मेरे माइंड में है 2001, 2002, 2003 वगैरह के आसपास की। टॉपर था एक 2001 का, जो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से भी पढ़ा था। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से उसने शायद कुछ लिया था, मटेरियल लिया था, फिटजे से कुछ लिया था, AITS कोचिंग ली थी लोकल मद्रास से। उसका रिजल्ट सबने छापा था ऑफलाइन में उस समय पे, 20 साल 21 साल पहले। आज ऑनलाइन में हमें पता है, अगर आप PW से पढ़ते हो, क्या आपने कभी भी अनअकैडमी या वेदांतु या मैथोंगो या फिजिक्स गैलेक्सी किसी से भी कोई भी लेक्चर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए नहीं यूज़ किया होगा, कर रहे होगे। आज के टाइम पर कोई भी एक रिसोर्स नहीं यूज़ करता। जब 20-21 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था, आज तो इन्फॉर्मेशन और यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े गए। तो इट्स जस्ट लाइक बुक्स हो गया ना। आप बुक्स यूज़ करते हो, अलग अलग बुक वाले आपकी फ़ोटो नहीं छापते, आप उसको बिजनेस नहीं मानते, बट आप इनडायरेक्टली बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हो, करेक्ट। क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल है लॉन्ग टर्म। अच्छी बुक इस्टेब्लिश करती है वर्ड ऑफ माउथ से। अच्छे यूट्यूब चैनल्स ने अपने आप को वर्ड ऑफ माउथ से इस्टेब्लिश किया है, करेक्ट। तो क्रेडिट गोज टू ऑल रिसोर्सेज, बट वो शो नहीं करते रिजल्ट, तो तुम चिल हो, तुम्हें फील नहीं होता कि वो बिजनेस है, समझे। और वो अच्छी बात भी है, दोनों बिजनेस मॉडल अलग अलग है। कोचिंग के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे कोचिंग इस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। दैट इज वाई कि कोई भी कोचिंग अपने उस बिजनेस मॉडल को, उनके बिजनेस मॉडल को देख करके खुद को पीछे नहीं चाहता। तो हम बुक्स की बात करें, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। एस वर्मा हो, MS चौहान हो, संगेज हो, या यूट्यूब चैनल्स हो, सारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं सबकी बात करें, तो ये कलेक्टिवली इनका अपना बिजनेस मॉडल है कि ये लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। कोचिंग शॉर्ट टर्म पर फोकस करता है, हालांकि उनका भी पर्पस होता है लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट। बट आपको ना बीइंग अ फ्रेशर आपको दिखता है, कोचिंग की चीज़ ज़्यादा दिखती है। आप खुद ही इमेजिन करके देखो, आपको कौन सा बिजनेस ज़्यादा विजुलाइज होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बिजनेस आपको विजुलाइज नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा कि जस्ट लाइक आप देखते हो ना टीवी पर एड्स देखते हो, जैसे सैमसंग के बहुत ही इमोशनल एड्स, आपको कितने सारे इमोशनल एड्स देखे होंगे, है ना। आप कौन से एडवर्टाइजमेंट्स को अच्छा मानते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स होती है। उन इमोशनल एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस। लेकिन आपने तो सेल्समैन भी देखे हैं जो आते हैं आपके दरवाजे पे, घर पे नॉक करते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये सामान ले लीजिए, ये सामान अभी सस्ते में और बहुत टिकाऊ है और बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म बिजनेस सेल्समैन अक्सर करते हैं, आप उन पर कम विश्वास करते हैं। कुछ इमोशनल बातें रहती हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, करेक्ट। लॉन्ग टर्म, मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे चीज़ें चलती हैं। तो मैं ये फाइनली ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस तो हर जगह है,
कोचिंग को अगर शॉर्ट टर्म बिजनेस करना होता है तो वो ये काम करते हैं कि आपसे जो भी सर्विस दे रहे होते हैं उसके बदले में वो आपसे वो एग्रीमेंट करवाते हैं कि वो आपका रिजल्ट यूज़ करेंगे। और वो सारे बड़े कोचिंग भी करते हैं। वो एक लीगल तरीका है, एक एथिकल तरीका है। अनएथिकल यही है कि पैसे देना टॉपर्स को। एंड इन सब में मैंने पहले बताया कि पढ़ने वाले स्टूडेंट इन बातों पे ध्यान नहीं देते। जस्ट तुम्हें पता है टॉपर्स कभी सोचते ही नहीं है उनके रिजल्ट को कितने इंस्टीट्यूट ने छापा। उनको पता होता है कि वो खुद ही उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ एनरोलमेंट करके रखा हुआ है। हमें भी बुरा नहीं लगता। मैंने रितिका के बारे में बताया, यार कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ था कि यार मेहनत हमने की और लोगों ने भी क्रेडिट ले लिया, लेकिन वो तो लीगल और एथिकल तरीके आप क्या ही कर सकते हो, समझे। टॉपर्स के लिए तो इट इज़ जस्ट लाइक ग्रैटिट्यूड के वो सोचते नहीं। वो देखते हैं कि हाँ सबने रिजल्ट दिखाया, मैं एनरोल था, एंड उनके लिए तो जस्ट वो थैंक ही करते हैं सबको, थैंक्स यू हेल्प, ऐसे चलता है इनका। तो हर कोचिंग को थैंक्स ही करते हैं वो। हाँ, जिनके साथ उनका कोई कभी भी वो एनरोल्ड नहीं थे, कभी भी कोई भी उनका कनेक्शन नहीं था, ना तो टीचर के थ्रू ना किसी और तरीके से, वहाँ पर तो मुझे लगता है कि श्योरली वो कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेते होंगे। तो ये सारी बातें थी मेरी तरफ से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट मैं एंड में तुमको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि AIR 1 2017 लक्ष्य इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैं उसी टीम का पार्ट था, तो सर्वेश का जब रिज़ल्ट बना था तो एक्चुअली रिज़ल्ट बनने के पूरे समय में, मतलब जब प्रिपरेशन की थी इसने सर्वेश ने, तो हमने स्ट्रिक्टली सर्वेश के लिए जो लक्ष्य की टीम थी उसने स्पेशली ये मना कर दिया था कि सर्वेश कहीं भी एनरोल नहीं करेगा, चाहे वो फिजी का EIDS हो या फिर GMP हो या फिर कोई भी दूसरा पैकेज हो, कहीं से भी किसी भी तरह का एनरोलमेंट दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई कि तुम देखो कि लक्ष्य इंस्टीट्यूट ने ही सिर्फ और सिर्फ सर्वेश के रिजल्ट को क्लेम किया था। हाँ, कुछ दिनों बाद श्री चैतन्य ने भी क्लेम किया था, रीज़न बीइंग कि मृणाल सर एंड और भी दूसरे टीचर्स जो उसी टीम का पार्ट थे वो श्री चैतन्य में मूव कर गए थे और तब वहाँ जाकर के उन्होंने रिज़ल्ट क्लेम किया था। लेकिन चूँकि उनके पास रजिस्टर्ड नहीं था सर्वेश, दैट इज़ वाई लक्ष्य से उन्हें लीगल नोटिस भेजी गई थी।